बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक अपने ख़ास फजल व करम से हमें अपनी अमान में रखे, हमें हर तरह की दुख तकलीफ़ मुसीबत परेशानी वबा आज़माइश से बचाए। बेटे, इकनॉमिक्स पार्ट 1 की ऑनलाइन क्लासेस में हमने मार्केट इक्विलिब्रियम का चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था और इस चैप्टर में इनके चैप्टर है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम और लास्ट लेक्चर में हमने मार्केट इक्विलिब्रियम टेबल और डायग्राम के ज़रिए साबित किया है कि मार्केट का इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पर होता है, और उसमें हमने एक ही कीमत पर एक ही प्राइस लेवल पर सप्लाई और डिमांड दोनों को देखा, और जिस प्राइस लेवल पर QD और QS इक्वल हो जाती हैं वो बैलेंस्ड प्राइस कहलाती है या उसे इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहा जाता है। तो वो हमने जो है टेबल और डायग्राम की मदद से हमने जो बनाया है वो बेटे हमारा ये डायग्राम ऐसे बना था। 0 x एक्सिस y एक्सिस जहाँ पे हमने प्राइस प्लॉट की थी, जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो ये नेगेटिव डिमांड कर्व है, ये पॉजिटिव सप्लाई कर्व है, और जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो E कहलाता है, और उस पर जो क्वांटिटी है उसे बैलेंस्ड क्वांटिटी कहा जाता है, इससे बैलेंस्ड प्राइस कहा जाता है। तो ये इससे पहले हमने इसको डिस्कस किया है। आज जो हमारा बेटे टॉपिक है, यानी जो इसके साथ आपने आड मॉड पढ़ना है, वो टॉपिक हमारा ये है कि हमने पढ़ने हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व। इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजेस ऑन सप्लाई कर्व ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट, इफ़ेक्ट्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, या इक्विलिब्रियम लेवल की हम बात करेंगे, ताकि उसमें जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट का भी जिक्र हो जाए और इक्विलिब्रियम प्राइस का जी। तो टॉपिक हमारा बेटे है इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम। ये हमारा आज का टॉपिक है कि तवाज़नी तलब और रसद में तब्दीली और तवाज़नी नुक्ता पर उसके असरात की। तवाज़नी नुक्ता पर तलब और रसद में तब्दीली के असरात, ये हमारे टॉपिक है बेटे कि तवाज़नी नुक्ता पर पहले हम इसमें इक्विलिब्रियम बनाएंगे, उसके बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद हम ये देखेंगे कि अगर डिमांड में चेंज की आ जाती है या सप्लाई में चेंज आती है तो उससे जो है वो
बैलेंस प्राइस पे क्या असर पड़ता है और बैलेंस आउटपुट पर क्या असर पड़ता है। तो इसका पहला पॉइंट जो है बेटा, यानी कि जो हमने इसमें सब हेडिंग आज शो करनी है वो है कि राइज एंड फॉल इन डिमांड ऑन फिक्स सप्लाई। ये पहला हम यानी आप उसे कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट जो है हमने पहला पढ़ना है कि राइज एंड फॉल इन डिमांड, rise and fall in demand on fixed price, on fixed supply, on fixed supply। उर्दू में बेटे हम इसे कहेंगे कि मुअय्यना रसद यानी फिक्स सप्लाई पर डिमांड के बढ़ने और कम होने के असरात क्या होते हैं। तो आपने इसमें बड़ी एहतियात के साथ इसे आपने बनाना है, यानी कि जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी आपने वही जो है बतानी। क्वेश्चन क्या है बेटा कि राइज एंड फॉल किस में, डिमांड में, यानी डिमांड कर्व जो हमारा है ये वाला कर्व, ये डिमांड कर्व, इसके राइज और इसके फॉल होने के हमने इफ़ेक्ट देखने हैं। किस पर देखने हैं, ऑन फिक्स सप्लाई, यानी जो है वो मुअय्यन रसद हो, रसद में कोई तब्दीली ना आए और उस पर जो है यानी फ़िक्स सप्लाई लेंगे, उस पर हम जो है वो डिमांड की चेंजेस को हम लोग ज़ाहिर करेंगे। तो सबसे पहले इसका बेटा तरीक़ाकार ये होता है कि कोई भी इफ़ेक्ट शो करने से पहले जो आपका काम होता है वो ये है कि सबसे पहले आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाना है। उसके बाद आपने देखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहले बेटे हम यहाँ बनाते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ बेटे हमने प्राइस और यहाँ क्यू एस और क्यू डी, ये सप्लाई कर्व है एस एस, ओ सॉरी, अब उसके अकॉर्डिंग बनानी है जो कि हमसे सवाल पूछा गया है। सवाल में हमसे फिक्स सप्लाई का जिक्र हुआ है, कैसे हमने यहाँ पर फिक्स सप्लाई बनानी जी। तो ये कर्व बेटे हो जाएगा फिक्स सप्लाई का, एस एस कर्व हो गया, और ये डी डी कर्व हो गया। ठीक है, इसके मुताबिक जो है हमने यानी कि जो हमसे पूछा गया था हमने उसके अकॉर्डिंग इसे बनाया है। तो इसमें बेटे हमसे जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि राइज एंड फॉल इन डिमांड, ये हमारा डिमांड कर्व है, ऑन फिक्स सप्लाई, ये फिक्स सप्लाई। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि चेंज से पहले हमने फिक्स सप्लाई कर्व बनाया है और हमने नॉर्मल डिमांड कर्व, इस पर इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पर क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, यानी जिस नुक्ता पर सप्लाई और डिमांड इक्वल हों वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से जब हम एक्स एक्सिस पे आते हैं यानी कि नीचे आइसोमेट्रिकली, तो ये क्वांटिटी मालूम हो जाती है और एक्स वाई एक्सिस पे ये प्राइस। तो अभी जो हमने देखा है कि ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। अब हम उन इफ़ेक्ट्स को देखेंगे जो हमसे पूछे जा रहे हैं, और वो ये बेटा कि राइज एंड फॉल इन सप्लाई। पहले हम डिमांड को राइज करके चेक करेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है प्राइस और आउटपुट पर, और उसके बाद फॉल। तो पहला ऑप्शन देखते हैं बेटे कि हम इसको इंक्रीज़ करके देखते हैं, यानी ये राइज तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा। आपने एरो का निशान इसको इस तरफ लगाना है। ठीक है जी। अब बेटे आप ये देखें कि नए डिमांड कर्व ने पहले सप्लाई कर्व को यहाँ इंटरसेक्ट किया है, तो ये हो जाएगा आपका E1। अब इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ चला गया है,
अब इस नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम ये देखते हैं कि क्वांटिटी और प्राइस पे क्या असर पड़ा है। तो इधर एक्स एक्सिस की जाए, वाई एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी मालूम करेंगे पे, तो क्वांटिटी बेटे आपकी वही है जो पहले थी। तो प्राइस चेक करें, प्राइस ये हो गई है P1, यानी प्राइस ज़्यादा हो गई। एक इफ़ेक्ट ये हमने देखा है कि राइज का इफ़ेक्ट क्या हुआ है फिक्स सप्लाई पर। फिक्स सप्लाई पर राइज का इफ़ेक्ट क्या हुआ है कि प्राइस ज़्यादा हो गई है जबकि क्वांटिटी जो है वो वही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फॉल करने से क्या होता है। ये तो राइज करने के असरात थे। अब अगर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि फॉल करने से क्या होता है, ये D2 और D2, ये कर्व हमारा ये किस तरफ हुआ। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका बना है बेटे ये, इसको हम नाम देंगे E2 का। E2 में भी हम देखते हैं कि क्वांटिटी वही है जबकि प्राइस कम हो गई है, तो इसको आप P0 का नाम दे दें। तो ये बेटे आपके सामने मैंने बना के आपको दिया है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड ऑन फिक्स सप्लाई। तो ये नतीजा आपके सामने है कि फिक्स सप्लाई पर अगर डिमांड बढ़े तो क्वांटिटी वही रहती है जबकि प्राइस ज़्यादा हो जाती है, और उसी कांस्टेंट सप्लाई पर यानी फिक्स सप्लाई पर डिमांड कम हो तो प्राइस कम हो जाती है जबकि सप्लाई या क्वांटिटी वही रहती है। तो ये पहला इफ़ेक्ट बेटे आपको मैंने पढ़ाया है। इसका तरीका कार ये होता है कि कभी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो कोई भी आपसे दो इफ़ेक्ट पूछे जाएंगे। जिस तरह से अभी हमने ये लेक्चर शुरू किया हुआ है तो उसमें आपने इफ़ेक्ट बनाकर, यानी जो आपने यहाँ पर चेंज बनानी है, उसके बाद जो है जैसे आपने बनाई है आपने उसको वैसे ही एज इट एक्सप्लेन कर देना है। अगर इसी की हम बात करें कि इसको जो है हमने कैसे एक्सप्लेन करना है बेटे, तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो सिंपल है। यानी कि यहाँ पे आप लेंगे, बताएंगे कि इन दिस डायग्राम देयर इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट E बिकॉज नेगेटिव डिमांड कर्व intersect fixed supply curve and point E, and quantity is Q and price is P. On increasing demand, quantity of supply, quantity remains same but prices increases, जो P से P यहाँ पर चली गई है। And when demand fall on same supply या fixed supply, क्वांटिटी रिमेन सेम बट प्राइसेस फॉल। इसके बाद आप इसी के साथ जो है, इसमें तो हमने बात की है कि डिमांड जो है इसको हमने चेंज किया है फिक्स सप्लाई पर। अब इसी के साथ एक और ऑप्शन भी हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हम फिक्स डिमांड पर सप्लाई को चेंज कर दें तो उससे क्या होगा। तो ये भी इसके साथ हम बना लेते हैं, ज़ीरो है ये बेटे आपका ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पर आपने प्राइस प्लॉट करनी है, यहाँ पर क्यू डी और क्यू एस। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर ये प्लॉट करना भूल जाते हैं। तो बेटे जिस एक्सिस पर आपने जो भी क्वांटिटी आपने प्लॉट करनी है वो आपने वहाँ पे रिटन फॉर्म में भी बताना है, लिख कर भी बताना है। तो अब एक हम ऑप्शन क्या देख रहे हैं जी कि राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई ऑन फिक्स्ड डिमांड। अब हमने डिमांड को नहीं चेंज करना, सिर्फ हमने सप्लाई को देखना है। तो डिमांड बेटे आप कर्व आप यूँ बनाएं, ये डी कर्व है। सिंपली आप पहले कोई भी सप्लाई कर्व पॉजिटिवली बनाते हैं तो ये एस कर्व है। इसके मुताबिक हम ये देखते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो ये यहाँ पर है
क्योंकि इसे हम इसलिए E1 का नाम देंगे। इसमें ये प्राइस हो जाएगी और ये हो जाएगी क्वांटिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट जो है वो नुक्ता तवाज़ुन कहलाता है, उसे तवाज़नी नुक्ता कहा जाता है। इसमें जो है अब हमसे जो अपनी स्टेटमेंट के मुताबिक ये है कि राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई। अब हमने सप्लाई को चेंज करना है, यानी कि पहले आप सप्लाई को इंक्रीज़ करके देखें, S1 यहाँ पे आप राइट पे शिफ्ट करेंगे। ओके, इसमें अब आप ये देखें कि सप्लाई कम हुई है, तो जो है हमारी क्वांटिटी भी कम हो गई और प्राइस भी कम हो गई। ये प्राइस यहाँ पे आ गए। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है अगर हम सप्लाई को जो है बढ़ाते हैं उसी डिमांड पर जो कि हमारी पहले से मौजूद है, तो सप्लाई कर्व बेटे ये हमने राइट पे शिफ्ट की है, इसे इंक्रीज़ किया है, तो जो है सप्लाई प्राइस कम हो गई। और अगर हम सप्लाई को कम करते हैं, यानी कि S2 सप्लाई फॉल करती है, तो उससे क्या होगा कि प्राइस जो है वो हाई हो जाएगी। ये हो जाएगी प्राइस, पहले हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E था, उसके बाद ये E1 हुआ और इसको अब नाम दे देंगे E2 का। तो ये आपको इफेक्ट्स बेटे बताए हैं कि जब सेम मतलब है हमारी एक क्वांटिटी, एक कंपोनेंट चेंज नहीं होता, या तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आती या फिर सप्लाई में कोई चेंज नहीं आती, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी एक आम मुशाहिदे की बात है कि आप किसी भी अगर मार्केट को आप स्टडी करते हैं और वहाँ पर आप ये देखते हैं कि वहाँ पर सप्लाई, तो आप लोग जानते हैं कि सप्लाई जो है ये वो क्वांटिटी होती है जो मार्केट में ऑफ़र की जाती है सेल करने के लिए, और डिमांड जो है ये वो क्वांटिटी होती है जो कि परचेज़ की जाती है। अब हम वैसे जो हमारे जो ऑब्ज़र्वेशन है मार्केट में की, वो हम ये देखते हैं कि आप किसी भी मार्केट में जाएं और वहाँ पर जो है वो डिमांड है, सप्लाई भी है। अगर डिमांड मौजूद है और सप्लाई आप कम कर देंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे, अगर डिमांड के मौजूद होने पर आप सप्लाई बढ़ा देंगे तो प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड है नहीं और मार्केट में चीज़ जो है सेल करने के लिए ज़्यादा ऑफ़र की जा रही है, तो सप्लाई उसकी कम हो जाएगी। और अगर जितनी डिमांड है उसके मुताबिक पहले सप्लाई चल रही है, अगर उस सप्लाई में कमी आ जाती है, जिस तरह कि हमने यहाँ पर शो किया है कि अगर सप्लाई कम हो जाती है तो उससे फिर क्या होगा कि प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर मौजूद है, डिमांड मौजूद है, ख़रीदने वाले मौजूद हैं, और सप्लाई किसी भी वजह से शॉर्ट हो गई है, अकॉर्डिंग टू डिमांड नहीं है, तो फिर उसे हम ये देखेंगे कि चीज़ें महंगी हो जाती हैं। यानी डिमांड है, ख़रीदने वाले लोग मौजूद हैं, और बिकने के लिए जो चीज़ लाई जा रही है वो कम हो गई है या वो नहीं है, तो उससे जो है वो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो चीज़ महंगी हो जाएगी। अब इसकी हम बात करते हैं, ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है। कॉमन एक्सपीरियंस क्या है कि हम किसी भी मार्केट को देखते हैं जहाँ पर एक चीज़ है जो बेचने के लिए लाई जा रही है, सप्लाई, और लोग जो डिमांड भी कर रहे हैं। अब अगर किसी भी वजह से डिमांड बढ़ जाती है, यानी डिमांड बढ़ने की जो है, मैंने आपको यहाँ पर बात राइज एंड फॉल की हो रही है, बेटे याद रखना है कि राइज एंड फॉल जो है वो प्राइस की वजह से नहीं होता बल्कि अदर फैक्टर से होता है। तो यहाँ हमने यहाँ पर बात की है कि जो हमने डायग्राम में और टेबल में हमने बता दिया, ठीक है। एक हम वैसे भी अगर आप इसको सोचें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ताकि क्योंकि ये चीज़ वो है कि इकोनॉमिक्स जो है ये हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है। तो सिर्फ मालूमात की हद तक नहीं होना चाहिए, हमें प्रैक्टिकली भी इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, इसकी असेसमेंट हमें होनी चाहिए कि
ये बेसिकली है क्या। अगर हम ये जो डायग्राम आपके मैंने सामने बताया है, इसकी अगर हम तजर्बाती अंदाज से इसे देखते हैं या इसे हम फिज़िकली देखें, तो इसका मतलब ये बनता है कि एक चीज़ जो बेचने के लिए लाई जा रही है और फिर ख़रीदार भी मौजूद हैं। अगर बिकने वाली चीज़ उतनी है जितनी क्वांटिटी में रोज़ आती है, यानी फ़िक्स है, उसकी बेची जाने वाली चीज़ की मिकदार को कम या ज़्यादा करने की गुंजाइश नहीं है, वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो फिर बेटे उसका जो इसमें पैटर्न रहेगा वो ये है कि अगर किसी वजह से डिमांड बढ़ जाती है, यानी ख़रीदार ज़्यादा हो जाता, डिमांड बढ़ने का मतलब दो सूरतें हो सकती हैं। या तो ये है कि नंबर ऑफ़ कंज्यूमर बढ़ जाएं, या ये है कि जो कंज्यूमर पहले हैं वो परचेज़ क्वांटिटी को बढ़ा दें। तो दोनों सूरतों में इसे कहा जाता है इंक्रीज़ इन डिमांड। सप्लाई वही है, और अगर उस सप्लाई पर डिमांड को बढ़ाएंगे, यानी कि अगर जिस तरह से हमने ये बात की है कि ये सप्लाई है, फिक्स है, ठीक है, इसकी में कमी बेशी नहीं हो सकती। अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, यानी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। सप्लाई वही है, ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं, तो जो है इस डायरेक्शन प्राइस जो है वो मूव करेगी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर किसी चीज़ की सप्लाई मौजूद है और वहाँ पर उसको ख़रीदने वाले कम हो जाते हैं, यानी सप्लाई कम, डिमांड कम होने की भी दो वजूहत होती हैं। एक तो ये है कि नंबर ऑफ़ कंज्यूमर कम हो जाएं, और दूसरा ये है कि जो कंज्यूमर परचेज़ कर रहे हैं वो उसकी क्वांटिटी को कम कर दें। तो ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो दोनों सूरतों में अगर सप्लाई मौजूद है और डिमांड कम हो जाती है, तो इससे बेटे चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि ख़रीदने वाले कम हो जाएंगे, तो बेचने वाला जो है फिर उसकी प्राइस में जो है वो डेफिनेटली कमी की सूरत में ही मार्केट को जो है वो एक होल्ड किया जा सकता है, उसे संभाला जा सकता है। तो ये सिर्फ आपने यहाँ की उसको सूरत में नहीं देखना कि हमने जहाँ पर एक चीज़ पढ़नी है। तो इकोनॉमिक्स बेटे पढ़ने के साथ साथ हमें तजर्बा भी होना चाहिए, क्योंकि हर शख्स जो है आप में से, हम में से हर एक शख्स कंज्यूमर है और हर शख्स का वास्ता मार्केट से पड़ता है। लिहाजा इसको जितना हम ज़्यादा सोचेंगे, समझेंगे, तो फिर हमें काफ़ी तजुर्बात होते हैं, हमें शॉपिंग का भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमने कौन सी चीज़ जो है वो कितने की है, हमने कब ख़रीदनी है, उसका कंजम्पशन पैटर्न क्या हो जाएगा। तो ये एक मार्केट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मार्केट एक्सपीरियंस होता है, ये ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जब हमें कई दफ़ा आप देखेंगे कि लोग जो ख़रीदारी करते हैं तो वो बड़ी मतलब एक केयरलेस हो के चीज़ को परचेज़ करते हैं। बाज़ का तो उसकी मेच्योरिटी प्योरिटी को मैं नहीं देखते, ऐसी परचेज़ कर लेते हैं और बाद में फिर जो है उन्हें पशेमानी का सामना होता है। तो बेटे ये एक बहुत ही टेक्निकल एक्शन है, ये शॉपिंग करना, ख़रीदारी करना। इसके लिए मार्केट को समझना ज़रूरी है, चीज़ की जो है वो उसके स्टेटस को जानना बहुत ज़रूरी है, फिर आपका दुकानदार से जो वास्ता होता है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर ये है कि आपकी शॉपिंग जो है वो राइट टाइम पर होनी चाहिए, क्योंकि जब अगर आप टफ़ टाइम में शॉपिंग करने हैं तो फिर उस तरह बहुत कई तरह से आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, आपको जो है ओवर चार्जिंग की जाती है, कीमतें ज़्यादा वसूल की जाती हैं। ख़ासकर हमारी जो ख़रीदारी, जिस तरह से हम चांद रात को ख़रीदारी है जब वैसे हम जब आप करते हैं बहुत टफ़ टाइम में करते हैं, तो उसमें फिर हम दुकानदार के साथ बहस करने का, चीज़ को के असेसमेंट करने का, उस रश की वजह से, क्राउड की वजह से जो है हमारे पास वक्त नहीं होता। और सम टाइम ऐसा होता है कि हम जिस बात को जहन में रख कर, जिस पैटर्न पे चलकर हम जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम यूटिलिटी का सोच रहे होते हैं, सम टाइम ऐसे होता है कि हम उससे बहराबाद नहीं हो सकते, हम उसको से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इसलिए बेटे ये जो अमल है, क्योंकि ख़रीदार जो हैं वो डिमांड साइड है और जो सेलर हैं वो सप्लाई साइड है। तो सप्लाई साइड और ये एक फ़ाइट है, और इसमें कौन कितना कामयाब रहता है ये समझना और इसका इदराक होना इंतहाई ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन सप्लाई
एंड डिमांड और सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसके बाद इंशाल्लाह हम और चेंजेस पे भी बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।